Knowledge and I am Isha. I know I am late. Very extremely sorry people because मैं थोड़ा सा late हो गई हूँ in uploading and in coming up with this second part and the final part for the first chapter, that is Cold War. ये actually final part है for this particular chapter. इसके बाद मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हम सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के. इसके बाद आपके सिर्फ 2 और चैप्टर रह गए हैं, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. वो हम बाद में करेंगे जब हम दोनों ही बुक्स को कवर कर लेंगे. उसके एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एड ऑन टॉपिक्स हैं उनको भी हम पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम वो वाले सारे चैप्टर्स कवर करेंगे. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई चैप्टर छोड़ दूंगी, बीच में नहीं कराऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है. सो अगर आपके दिमाग में ये है, कहीं ना कहीं आपको ये थॉट आया कि मैम शायद भूल गई, ऐसा नहीं है, या मैम कराना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है. आई एम बैक एंड ये एक फाइनल वीडियो है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आगे बढ़ते हैं. यहाँ से अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो थे. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ, चाहे वो पिछले पेपर में आए हों, चाहे वो एक क्वेश्चन फॉर्म में मैंने दिए हैं यहाँ, लेकिन वो हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस हो रहा है. इसी से रिलेटेड, कोल्ड वॉर से भी रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोल्ड वॉर. मतलब कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, व्हाट केम आफ्टर कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद क्या सिचुएशन बनी, वर्ल्ड सिनेरियो कैसा था, वो सारी चीज़ें. यहाँ पे पहली चीज़ है मिलिट्री स्पेंडिंग. मतलब जब हम आर्मी पे स्पेंडिंग करते हैं, अपनी फोर्स को इकट्ठा करते हैं, उस पर जो स्पेंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं कम हो गई. क्यों? क्योंकि जो 2 सुपर पावर्स बन गई, जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, छोटे नेशंस थे, वो उनका पार्ट बन गए. उन्हें अपने लिए आर्मी की या मिलिट्री सपोर्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं लगी. ठीक है, दे वर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सुपर पावर जिनके वो ग्रुप में थे, राइट. तो इसीलिए भी, और इसका रिजल्ट क्या था, इसका ये रिजल्ट था, जो रशिया है, जो सोवियत यूनियन की एक बहुत बड़ी कंट्री थी, मेजर पार्ट था रशिया, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एज अ रिजल्ट बढ़ गई. जो लोग मिलिट्री स्पेंडिंग में या कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व थे, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट या उनकी जॉब जो है वो उनसे ख़त्म हो गई. पहला फैक्टर. उसके अलावा अगर हम देखें तो टेम्पररी अरेंजमेंट्स जो हैं, जो अभी भीड़ चाल में चीज़ें चल रही हैं, वो परमानेंट सिचुएशंस में आ गई. एक 2 वर्ल्ड बन गया, एक वर्ल्ड ना बन के 2 ग्रुप्स में वर्ल्ड जो है वो डिवाइड हो गया. खट्टापन या बिटरनेस का एटमोसफेयर डेवलप हो गया. आर्म्स रेस बन गई. दोनों ही सुपर पावर्स में एक आर्म रेस डेवलप हो गई. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो कोल्ड वॉर की विक्टिम बन गई. उन पे प्रेशर डाला जा रहा था कि आप आइदर ऑफ द ब्लॉक्स में का पार्ट बनिए. ठीक है, तो ये सारे रीजंस जो हैं, कॉन्सिक्वेंसेज इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए, इसमें आप लिख सकते हो. ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बन गई, सेटबैक टू यूनाइटेड नेशन, सेटबैक टू ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर से इफेक्टेड थी. इसके बाद हम आते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. जो क्यूबन या क्यूबा जो एक जगह है जहाँ पे सोवियत यूनियन को, आपको पता ही है वैसे तो, ये पॉइंट जो है आपकी बुक में पूरा मेंशन है, ये सारा का सारा आपकी बुक का पार्ट है. ठीक है, आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, या एक्सप्लेन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किस बीच में हुआ, एंड साथ ही साथ में क्यूबा का क्या रोल था उससे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ये पर्टिकुलर आंसर आपकी बुक में भी दिया हुआ है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, द बर्लिन वॉल. इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद आते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मेजर कंट्रीज जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट थी, जो कह सकते हो फाउंडिंग मेंबर्स थे फॉर नैम, वो कौन कौन सी थी आपको पता होना चाहिए. यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर थे गमल अब्दुल नसीर. उन्होंने एक पहली मीटिंग हेल्ड करी 1956 में. उसके बाद 2 और कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया है और बाकी कंट्रीज ने भी इंडिया का नाम और या फिर नाम को सपोर्ट किया. एंड फाइनली ये 5 मेजर कंट्रीज और उनके लीडर्स ने मिल करके नाम फॉर्मुलेट किया. और इसकी पहली मीटिंग आपको पता होना चाहिए ये कहाँ हुई. ये हुई बेलग्रेड इन 1961. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
पहली समिट आपको पता होना चाहिए ये कहाँ हुई। बेलग्रेड जो जगह है वो है यूगोस्लोवाकिया में इन सितंबर 1961। 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ नैम कहाँ हुई। ये 5 मेंबर जो हैं या 5 कंट्रीज जो हैं जो फाउंडिंग कंट्रीज कहलाती हैं नैम की, वो कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। आई रिपीट, यूगोस्लोवाकिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इंडिया। ठीक है, इन सब लीडर्स ने मिलकर के, सब कंट्रीज के लीडर्स ने मिलकर के ये सपोर्ट किया और फाइनली नैम बना 1961 में। रीसेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें कि कौन से रीसेंट मेंबर्स हैं जिन्होंने नैम को ज्वाइन किया, वर अजरबैजान इन 2011 एंड फिजी अगेन इन 2011। तो अजरबैजान 1 कंट्री 2011 कब करी ये भी आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि 2011 को भूल जाना कन्वीनियंटली, नहीं। अजरबैजान 2011, फिजी 2011, ये 2 मेजर कंट्रीज हैं जो एक्चुअली रीसेंट कंट्रीज है जिन्होंने नाम को ज्वाइन किया, ये आपको पता होना चाहिए। पहली मीटिंग कहाँ हुई, पहली सबमिट कहाँ हुई, ये भी पता होना चाहिए। दैट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड, यूगोस्लोवाकिया इन सितंबर 1961। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या मेजर टॉपिक कह लो, इज इंडियाज रोल इन नैम। इंडिया का रोल नैम में क्या था, आपके बुक में ये एक बड़ा सा टॉपिक है, वहीं से सारा मैंने ये लिया है, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हो, उसके बाद आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ये मैंने लिखा है। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया का जो रोल था कोल्ड वॉर के टाइम में, वो ये नहीं था कि अपने आप को कहीं ना कहीं, नॉन अलाइनमेंट कभी भी इंडिया के लिए ये नहीं था कि हम आइसोलेट कर लेंगे अपने आप को या हम इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी चीज़ में। दैट वॉज नॉट इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो वो लेकर के आए, कॉन्सेप्ट जो वो लेकर के आए, इट वॉज नॉट दैट। वो था अपने आप को 2 कंट्रीज या मेजर सुपर पावर्स का पार्ट ना बना करके एक सेल्फ इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी इंश्योर करना, अपनी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना। साथ ही साथ में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था कि वो कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो गई है या कोई टेंशन इवॉल्व हो गई है, कहीं मेजर वॉर है, वहाँ पे वो मीडिएट करके या इनिशिएटिव ले करके उस सिचुएशन को या टेंस सिचुएशन को ईज आउट करता था। तो इंडिया का एक मेजर रोल यहाँ पे ये भी है, तो ये इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इंडिया चोज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइन्ड कंट्री इन द ग्रुप। इंडिया ने रिपीटेडली ट्राई किया कि वो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी अलायंसेस का पार्ट नहीं है उनको एक्टिवेट करें, ताकि एक ईजी सिचुएशन, एक हैप्पी सिचुएशन, ठीक है, टेंस सिचुएशन खत्म हो, ईजी सिचुएशन बने। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लास्ट टॉपिक है इज द रेलिवेंसी ऑफ नैम इन टुडेज वर्ल्ड। अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर यही है, आप लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो दिस इज़ इट एवरीवन। इसके बाद मैं याद दिला दूँ, फॉर क्लास 12 हम इसके बाद हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग से बिगिन करेंगे। कोल्ड वॉर हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा इस वाली बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है उसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशन 2 चैप्टर्स हैं जो हम अभी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम सेकेंड बुक पहले बिगिन करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून एवरीवन। कोई डाउट है, कोई टॉपिक है आप चाहो कि मैं कवर करूं, वैसे तो मैंने कोई टॉपिक ऐसा नहीं है मैंने जो छोड़ा हो, अगर आपको चाहिए कि मैं कोई टॉपिक कवर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो एवरीवन, टिल देन स्टे ट्यून एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।